गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। बच्चों हम लोग देखेंगे अध्याय 9 में, है ना। अध्याय 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होती है, जैसे जंगल हो गया, है ना, हम वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है। बच्चों हम लोग देखेंगे घास स्थल। जिन प्रदेशों में पादप जीवन प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग पृथ्वी की सतह का लगभग कितनी 1/4 हिस्सा में क्या है? घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। क्या? घास, है ना। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग विश्व के घास स्थलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। आइए देखते हैं हम लोग प्रेयरी। तो प्रेयरी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद, ढलान या पहाड़ी वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती हैं। कहाँ? उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। मंद, ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश है जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भाग में प्रेयरी वृक्ष रहित है। अधिकांश भागों में प्रेयरी कैसी है? वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ क्या पाए जाते हैं? वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ की भूमि की जो दृश्य है उसकी एक प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। यह दिखाया गया है, देखिए प्रेयरी। यहाँ देखेंगे हम लोग प्रेयरी शब्द का। तो प्रेयरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है साद्वाल है। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं।
इसको देखते हैं हम लोग। प्रेयरी किस किस पर्वत से घिरी हुई है? पश्चिम एवं पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए, चित्र 9.2। अब देखेंगे कि प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। अमेरिका के यहाँ देखते हैं हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। कौन? प्रेयरी, है ना। प्रेयरी की मैदान, प्रेयरी है जिसमें घास ही घास पाया जाता है। अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन, यानी जो बहती है वो नदी अमेरिका की प्रेयरी का अपवाहन बहती है वो मिसिसिपी की सहायक नदियाँ तथा कनाडा की प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें क्या कहते हैं? रेड इंडियन कहा जाता है। प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेयरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवासी स्थल रहे हैं। कहाँ के निवासी थे यहाँ? अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवासी स्थल रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग जलवायु। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चिनूक एक गर्म हवा है। चिनूक क्या है? एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। शीत ऋतु ठंडी की मौसम है ना, तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगते हैं एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं शीत ऋतु में बहती है कौन सी? चिनूक हवा है ना। चिनूक गर्म हवा है जो शीत ऋतु में बहती है और कम समय में ही वहाँ की तापमान बढ़ा देती है, जिससे तापमान में वृद्धि होकर बर्फ पिघलने लगता है और पशुओं के चरने की सुविधा हो जाती है। अब देखेंगे जलवायु। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाले महाद्वीपीय जलवायु होती है। तापमान यहाँ पर बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 अंश सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में
तापमान हिमांक से 20 अंश सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ देखेंगे हम लोग महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ तापमान अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु के तापमान लगभग कितनी होती है 20 अंश सेल्सियस होती है। जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में, तो कनाडा में जब ठंडी रहती है तब वहाँ 20 अंश सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में वहाँ बर्फ की एक मोटी परत से ढक दिया जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध के अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। यहाँ वार्षिक वर्षा कैसी है? यहाँ की वार्षिक वर्षा सामान्य है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है, स्थानीय हवा बहती है। वनस्पति एवं प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात पढ़ेंगे। प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। प्रेयरी में पेड़ अधिक होते हैं जहाँ जल उपलब्ध होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि वहाँ सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रेयरी में घास पाया जाता है। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरफत, विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। प्रेयरी में कौन कौन सी घास पाए जाते हैं? सरपत जैसे विलो, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे घास उगते हैं, पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? मक्का है। इस क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? मक्का है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है, कपास और अल्फाल्फा है। और कौन कौन सी यहाँ लगाई जाती है फसलें? आलू, सोयाबीन, कपास है ना। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम और अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। प्रेयरी जानवरों को पालने में वहाँ उपयुक्त जगह है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा घास पाया जाता है ना। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। विशाल मवेशी यानी जानवरों की देखभाल करने की जगह है। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उसकी देखभाल
जानवरों की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? काउ बॉय। बाइसन या अमेरिकी भैंस, इस यहाँ दिखाया गया है, देखिए बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। इस भैंस कहाँ की है? ये अमेरिकी भैंस है ना, अमेरिका की है, प्रेयरी की बाइसन है ना। निरंतर शिकार के कारण ये पशु क्या हो जा रहे हैं? लगभग लुप्त हो जा रहे हैं, हो गए। और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता, इन प्रदेशों में ये जानवर को पाए जाते हैं। हाँ, इन प्रदेशों में पाए जाते हैं, है ना। लोग इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। कहाँ के लोग? प्रेयरी के लोग। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। अपने प्राकृतिक संसाधन को उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश कौन कौन से हैं? देखते हैं हम लोग। सबसे अधिक विकसित वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तर अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र बन गया है, जिसे गेहूं अत्यधिक वहाँ उत्पादन के कारण प्रेयरी को क्या कहा गया है? विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। कंबाइन एक मशीन है जो बुआई, जोताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है। हम देखेंगे हम लोग दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। डेयरी ग्रेट जैसे दुग्ध उत्पादन एक क्या है? एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को क्या देती है? बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के भी यहाँ पर विशाल भंडार है तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यहाँ का क्षेत्र सबसे बड़ा क्या बन गया है? औद्योगिक प्रदेश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर
शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी का प्रमुख नगर कौन कौन सा है? शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास एवं डेनवर है। कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग है। विनिपेग ये वहाँ के नगर हैं। अब देखेंगे वेल्ड। पहले पढ़ रहे थे हम लोग प्रेयरी, वो कहाँ से थी? उत्तर अमेरिका के नगर पढ़ रहे थे हम लोग, उत्तर अमेरिका प्रेयरी। अब पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। वेल्ड नाम डच के अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं, उठे हुए हैं ना। यह ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। यह कहाँ से घिरा हुआ है? ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। क्या? वेल्ड है ना। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। किसके उत्तर पूर्व में? कालाहारी रेगिस्तान की स्थित है, उसके उत्तर पूर्व में, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश के सिंचित करती हैं। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इस प्रदेश को क्या करती है? सींचती है, सिंचित करती है। अब देखेंगे हम लोग उसकी वेल्ड की जलवायु। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, आओ कुछ करके सीखें। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी की धरातल पर, जमीन पर लगभग सभी जगह पाई जाती है ना। उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगते देखा है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर लॉन, क्रिकेट के मैदान, पार्श्व मार्ग की दरारों इत्यादि। दक्षिणी गोलार्ध वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी? बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी? ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। जलवायु।
हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो प्रेयरी में क्या होगी, वहाँ पर भी नम होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु ही होती है देखिए यहाँ पर, जबकि शीत ऋतु में कनाडा, यहाँ पर भी है शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, वहाँ पर भी है शीत ऋतु। वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है देखिए, चरम तापमान वाले महाद्वीप होते हैं, वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दौरान तापमान 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। हमारे इधर कब होता है, अब देखा जाएगा तो दिसंबर, जनवरी, नवंबर के लास्ट से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर कब होता है ठंडी के मौसम, जुलाई में सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग कितना होता है, 20 सेल्सियस दर्ज किया गया है। वेल्ड में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा कब होती है, नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीने में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होता है, वहाँ बहता है, जिसके होने के कारण होता है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यहाँ देखते हैं हम लोग वर्षा कब होती है, नवंबर से फरवरी में। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र कैसे हो जाता है, सूखाग्रस्त हो सकता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह कैसे हो जाता है, यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, हम लोग पढ़े प्रेयरी के जलवायु पढ़े, अब पढ़ेंगे वेल्ड के भी पढ़ेंगे हम लोग, वनस्पति जात और प्राणी जात हम लोग प्रेयरी में भी पढ़े है चीज़, है ना। तो ये अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों के लिए दर्शाता है। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अध्याय 3 से है इनके बारे में दो वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग उम्मीदवार और पार्टी। ये आप लोग का SW रहेगा। उम्मीदवार के बारे में लिखना है और पार्टी, तो ये आप लोग का SW हो गया। SW होमवर्क करके
मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।